नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हमने यूथ कंपटीशन का जो प्रैक्टिस सेट है इसको हमने समाप्त कर दिया है। दोस्तों अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद हमने शुरू किया है RWA का प्रैक्टिस सेट, किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट, और आज जो है टोह सीरीज आपका घटना चक्र का भी प्रैक्टिस सेट शुरू है। दोस्तों यूथ कम जो है ये आपका RWA का प्रैक्टिस सेट है। RWA का प्रैक्टिस सेट शाम 3 बजे आपको शाम 3 बजे आपको अपलोड होता है यूट्यूब पर। किरण पब्लिकेशन का शाम 7:30 बजे, और जो घटना चक्र का है दोस्तों प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है घटना चक्र, यह सुबह आपको 9 बजे पर डे मिलता रहेगा। ठीक दोस्तों, तो इतने प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल समय पर जुड़ जाइए। 3 बजे जो है RWA का प्रैक्टिस सेट होता है, किरण प्रैक्टिस सेट जो है शाम 7:30 बजे, और 9 बजे सुबह में घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। ठीक दोस्तों, इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और घटना चक्र का भी उसका हमने अरिहंत का हमने जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया है, उसको भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ वीडियो मिल जाएगा। बात करें दोस्तों इन सभी बुक का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, सभी बुक जो चारों दी गई हैं इनका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए सुबह 9 बजे की क्लास में हम इसका घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। दोस्तों तो चलिए आज का हम पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम जो है किस देश के साथ साझा करता है। भारत अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, सबसे कम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है भारत, यह अफगानिस्तान के साथ करता है। अफगानिस्तान के साथ टोटल जो है 106 किलोमीटर सीमा साझा की जाती है भारत से। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 26 हैं, 27 हैं, 28 हैं या फिर 29 हैं? तो भारत में जो वर्तमान समय में राज्य हैं दोस्तों, यह टोटल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 प्रदेश हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे जो है संबंधित कला शैली को दर्शाती है? पंजाब मोहिनीअट्टम है उसका कला शैली? नहीं, गलत है। उत्तर प्रदेश कथक? जी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश का कथक। तमिलनाडु का ओडिसी है? बिल्कुल गलत है। असम की बात करें तो कथकली, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश के साथ कथकली सही है। अगर बात करें मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। अगर उड़ीसी की बात करें तो यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगर यहाँ बात करें कथकली की, तो कथकली आपका जो होता है यह भी केरल राज्य में ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमसे पूछा गया था कि कौन सही सुमेलित किया गया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा कि उत्तर प्रदेश जो है कथकली से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? वीर चक्र है, परम विशिष्ट सेवा पदक है, कीर्ति चक्र है, परमवीर चक्र है। तो भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है दोस्तों, यह परमवीर चक्र है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वतीय दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 13 जनवरी को, 14 नवंबर को या फिर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस
तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वतीय दिवस मनाया जाता है यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन पहला हमारा सही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? तो पहली बार जो है 2003 में मनाया गया है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया है? तो 2003 में मनाया गया है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई है? पूछा गया है कि सार्क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1985 में, 1975 में, या फिर 1969 में, या फिर 1990 में की गई थी? तो सार्क की बात की जा रही है, सार्क संगठन की। तो इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवां देखते हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी इलाका जो है हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? इनमें से जो कौन पहाड़ी स्टेशन है, हिल स्टेशन है, वह उत्तराखंड में नहीं है? नैनीताल, मसूरी, चकराता, या फिर दरिंगबाड़ी। तो इनमें से कौन उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा आपका दरिंगबाड़ी यह है। दरिंगबाड़ी जो है यह उत्तराखंड में नहीं है। दरिंगबाड़ी जो हिल स्टेशन है यह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। कौन सा है? दरिंगबाड़ी है। ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा कि बाकी जो नैनीताल, मसूरी, चकराता यह है उत्तराखंड से संबंधित है। बाकी हमारा जो दरिंगबाड़ी है यह उड़ीसा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल जो है किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? सुनील छेत्री की है, मेजर ध्यानचंद्र की, बलबीर सिंह की है, या फिर रूप सिंह की है? पूछा गया कि गोल दोस्तों यह मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा है दोस्तों। किनकी है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 9वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? पूछा गया है कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आपकी उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर वहीं बात किया जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आपकी उम्र जो है कम से कम आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक, लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में जो है आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था? नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी शामिल हो उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा ऑप्शन जो होगा बी वाला बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? जहां जो है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी शामिल हो उसे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया है? हरित क्रांति का जो है सर्वाधिक प्रभाव किस फसल में देखा गया है? गेहूं में, चावल में, दाल में, तिलहन में? तो जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया है यह देखा गया आपके गेहूं की फसल में। किसमें? गेहूं की फसल में। अगर बात करें हरित क्रांति जो है प्रारंभ कब की गई थी? तो हरित क्रांति जो है 1960 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1960 में हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1939 में, 1949 में, 1959 में, या 1969 में किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, यह किया गया था आपके 1949 में किया गया था।
कब किया गया था? 1949 में किया गया था। अगर पूछा जाए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेड क्वार्टर आपका वर्तमान समय में मुंबई है। कहाँ है? मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई लोग लगाते हैं कोयला से, तो यह गलत होता है दोस्तों। काली क्रांति जो है आपकी कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को, 5 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2015, 31 जनवरी 2015 को। तो जो है योजना आयोग के बदले में नीति आयोग का जो गठन किया गया था यह आपका किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है पीएम होते हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है इसमें 15 नंबर का पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? कैंडेला है, या फिर एंगस्ट्राम है, डाइन है, या फिर फैराडे है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए एंगस्ट्राम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो टीवी का रिमोट होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपका जो कार्य करता है दोस्तों इंफ्रारेड तरंगे के, किस पे? इंफ्रारेड तरंगे के जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें पूछा जा रहा है कि विटामिन ए को किस के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन ए को किस और नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को जो है दोस्तों रेटिनाल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा होगा, विटामिन ए को जो है रेटिनाल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पूछा जा रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है हथेली पर रखने पर लगने लगी? कह रहा कि कौन सी धातु है हथेली पर रखने पर है गलने लगी है दोस्तों, कि किस धातु को जो हथेली पर रखेंगे तो गलने लगती है। तो यह कौन सी धातु गलने लगती है? यह गलने लगती है आपकी गैलियम। गैलियम को अगर आप हथेली पर रखेंगे तो वह गल जाती है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है आपका किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात की जा रही है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जो है आपका लिया गया है यूएसए के संविधान से। किससे? यूएसए के संविधान से। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में की गई है? तो मौलिक अधिकार की जो चर्चा की गई है दोस्तों यह भाग संख्या 3 में की गई है। किसमें? भाग 3 में की गई है। अगर बात करें अनुच्छेद की, तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो मौलिक कर्तव्य के लिए जो अनुच्छेद बताए गए हैं यह आपके 12 से 35 तक इसके अनुच्छेद हैं। 12 से 35 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात किया जा रहा है, तो इसमें पूछा गया है कि 21 नंबर का प्रश्न है कि कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरिश संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से। तो पूछा गया है डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी किस संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो यह आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक, आयरिश संविधान अर्थात आयरलैंड से लिया गया है। बात किया जाए इसका किस भाग में चर्चा की गई है, तो डीपीएसपी की भाग 4 में चर्चा की गई है। और इसके अनुच्छेद की बात किया जाए तो जो है 12 से 35 तक आपका मूल अधिकार था। उसके बाद डीपीएसपी शुरू होता है भाग 4 में, और इसके अनुच्छेद जो दिए गए हैं 36 से 51 तक हैं।
कहाँ से 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के लिए अनुच्छेद बताए गए हैं और यह जो है आपके आयरिश संविधान से लिया गया है जिसे आयरलैंड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत का जो है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 23 जून को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को। बात है दोस्तों 26 जो आपका संविधान दिवस मनाया जाता है, जिस दिन संविधान दिवस बनकर तैयार हुआ था उसी दिन से आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आपका जो संविधान है यह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, तो कितने दिनों में? 2 वर्ष 11 माह आपके 18 दिन में तैयार हुआ था आपका भारत का संविधान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 23 नंबर का। तो 23 नंबर का प्रश्न इसमें है, 23 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि विल मुद्रा, कह रहा कि बिल मुद्रा है या अथवा नहीं है। किसको निर्णय दिया गया, किसको अधिकार दिया गया कि वह बताए कि यह जो है बिल मुद्रा है या फिर नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर वित्त मंत्री को। तो बताया गया है, यह जो बताया गया लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं यह निर्णय करते हैं कि यह बिल जो है मुद्रा बिल है या फिर और अलग का बिल है। तो ठीक है, अगर किस अनुच्छेद की बात करें तो जो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि बिल मुद्रा का निर्धारण करेंगे, तो यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 110 में दिया गया है। यह अनुच्छेद 110 के तीसरे भाग में कहा गया है। अनुच्छेद 10 के तीसरे में कहा गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह निर्णय लेंगे कि कौन सा बिल जो है मुद्रा बिल है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं 24 नंबर का। कह रहे भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत में जो स्थापित किया गया था पहला उच्च न्यायालय कौन है? मद्रास है, बॉम्बे है, दिल्ली है या फिर कलकत्ता है। तो भारत में जो पहला उच्च न्यायालय बना था दोस्तों यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें 25 नंबर का पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के जो उस समय प्रधानमंत्री थे चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो यह 1942 में किया गया था। कब? 1942 में किया गया था। इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। किस आंदोलन में दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें देख लेते हैं 26 नंबर का प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू है, विजय लक्ष्मी पंडित है, एनी बेसेंट है, कादम्बिनी गांगुली है। तो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी यह एनी बेसेंट बनी थी। कौन है? एनी बेसेंट है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और सरोजिनी नायडू को कब क्लिक किया जाएगा आंसर कि जब महिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। तो बताइए इसको कमेंट करके सरोजिनी नायडू को जो है हम कब उत्तर बताएंगे कि यह सरोजिनी नायडू कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब से किया गया था। खिलाफत जो समिति का गठन किया गया था कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? मार्च 1919 में जो कि बॉम्बे में हुआ था, जून 1920 कलकत्ता में, या फिर मार्च 1919 कलकत्ता में, या फिर मई 1920 बॉम्बे में। तो खिलाफत आंदोलन का जो गठन हुआ था दोस्तों मार्च 1919 के बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन पहला हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। जो मुजफ्फरपुर है, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, 1909 में,
1907 में या 1911 में किया गया था? तो बात की जा रही है बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? यह किया गया था आपके 1908 में किया गया था। 1908 में किंग्सफोर्ड को मारने की हत्या की गई थी। कौन किया था दोस्तों? कौन व्यक्ति थे? एक थे प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी थे। और एक थे खुदीराम बोस थे। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दो व्यक्ति हैं। इन्होंने जो है किंग्सफोर्ड की मारने की कोशिश किए थे, जिनकी दोस्तों बम तो फेंके लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति मर गया था उस समय, तो किंग्सफोर्ड नहीं मर पाया, जिसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी जो हैं इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। यह व्यक्ति आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 29 नंबर का कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? हड़प्पा है, लोथल है, रोपड़ है, बनवाली है। तो पूछा गया है कि हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता में जो है एक बंदरगाह मिला है, कौन सा है? तो लोथल बंदरगाह, एक गोदीवाड़ा बंदरगाह यहाँ से मिला है, जो कि लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 30 नंबर का प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का प्रयोग का अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान होता है, विजेता होता है, जंजीर से मुक्त होता है, या फिर योग्य होता है? तो जैन के अनुसार जो बताया गया है कि जिन शब्द का अर्थ जो होता है यह विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के शिलालेख जो मिले हैं उस पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, संस्कृत लिपि। तो लिखा गया है आपके अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो जेम्स प्रिंसेस हैं। कौन? जेम्स प्रिंसेस जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है 32 नंबर का कि किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किया था? कौन मुगल जो है शहजादा था 1657 में उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किया था? यह किया था आपका दोस्तों दारा शिकोह था। दारा शिकोह जो है 1657 ईस्वी में जितने जो उपनिषद थे इनका फारसी में अनुवाद करवाया था। कौन था? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर का पूछा जा रहा है भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में जो है पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? सूरत में, पांडिचेरी में, चंदन नागौर में, मसूलीपट्टनम में की गई थी। तो फ्रेंच फैक्ट्री की बात की जा रही है दोस्तों, तो यह जो है पहली बार सूरत में स्थापित की गई थी। कहाँ? सूरत में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 34 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम की जो अवधि होती है क्या होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून कब शुरू होता है दोस्तों? मार्च से मई, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से फरवरी, जून से सितंबर। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह जून से सितंबर में शुरुआत होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? जो चंदन की लकड़ी होती है वह किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सावाना वन में पाया जाता है? तो चंदन की लकड़ी की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है वनों में पाए जाते हैं चंदन की लकड़ी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? जो पश्चिमी घाट का पर्वत है और पूर्वी घाट का पर्वत कहाँ मिलते हैं? दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों में,
कार्डेमम की पहाड़ी में, पालनी की पहाड़ी में, अन्नामलाई की पहाड़ी में। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो दोनों पर्वतों का मिलन होता है, यह होता है आपके नीलगिरी पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में। और सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है दोस्तों? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा है, दोदा बेटा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 37 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जो सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके भादरा में। कहाँ है? भादला में। भादला कहाँ है? यह राजस्थान में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 38 नंबर का पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? कौन व्यक्ति थे? 1935 का जो अधिनियम था इसे कहा था गुलामी का अधिकार पत्र। जवाहरलाल नेहरू कहे थे, एम जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहे थे। तो दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार बताने वाले थे, कहने वाले हैं, यह जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा कि गुलामी का अधिकार पत्र बताने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है दोस्तों। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 25 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्से सिक्यांग नदी है, चीन में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें देश दिया गया है, उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना है। तो इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी रोम है। फिनलैंड की राजधानी की बात किया जाए तो हेलसिंकी है। कनाडा की बात करें तो कनाडा की क्या राजधानी है? ओटावा है। यूक्रेन कीव राजधानी है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। चलिए पहले का दूसरा किस ऑप्शन में दिया गया है? केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है, पहले का दूसरा। तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अनिवार्य का विलोम क्या होता है? जरूरी, वैकल्पिक, पसंद या फिर गैर जरूरी होता है। तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है वैकल्पिक होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें है आपके सामने कि कौन सा शब्द जो है अनिक का पर्यायवाची शब्द है? अनिक का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा गया है। तो अनिक किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? अनिक जो है सेना का पर्यायवाची होता है। ठीक, अनिक जो है सेना का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि अली और अली शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अली और अली शब्द का जो सही अर्थ होता है, अली मीन्स होता है भंवरा और अली मीन्स होती है सखी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि लाभ ही लाभ, कह रहा कि लाभ ही लाभ अर्थ के लिए लोकोक्ति कौन सी होती है? लाभ ही लाभ होना, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति कही जाती है? पांचों अंगुलियां घी में हो, पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, या फिर नेकी कर कुएं में डाल, या फिर नेकी और पूछ पूछ। तो लाभ ही लाभ के लिए जो लोकोक्तियां होती हैं उसे कहा जाता है पांचों अंगुलियां घी में, अर्थात लाभ ही लाभ है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मैथ के प्रश्न शुरू होते हैं यहाँ से। इसमें कह रहा है कि -5 दिया गया है, +5 प्लस के 625 भागे 5 और गुणे 5। इसको बोर्ड मास के नियम से सॉल्व किया जाता है दोस्तों। तो चलिए पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। तो 5 से अगर हम भाग देंगे 625 में तो यह हमारा आएगा 125। ठीक, 125 होगा। अगर 125 का गुणा हम 5 में कर देते हैं तो फिर से हमारा 625 हो जाएगा, है ना। अगर भाग दिए थे हम 625 में 5 से भाग दिए थे, फिर 5 से हम गुणा कर देंगे तो फिर हमारा 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। अब इसमें बताया गया प्लस करना है, फिर 5 माइनस करना है। अगर हम +5 करते हैं फिर -5 कर देते हैं तो कोई मतलब नहीं निकला, तो 5 से हमारा 5 कट जाएगा। तो हमारा बचा कितना? 625। 625 बचा है। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में 625 दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं।
इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, काफ़ी लंबा प्रश्न है। इसमें दोस्तों दिया गया है कि मान लीजिए इसको ए है, फिर ए 635, ए बराबर हम मान लेते हैं 6.35 है। तो ए कितनी बार दिया गया है, ये आपका दिया गया है 1 2 3। तो यह मान लीजिए ए का क्यूब है, ठीक। तो उसे आगे दिया गया प्लस बी का क्यूब दिया गया है, ए का क्यूब बी का क्यूब है। और नीचे जो दिया गया है दोस्तों, ए का 2 बार दिया गया है, फिर बी 2 बार दिया गया है, और फिर माइनस ए बी दिया गया है। तो हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया गया है। तो यह हमारा जो सूत्र इस सवाल में लगा गया है, ठीक। अब बात किया जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है, और नीचे दिया गया है आपका ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस आपका दिया गया है ए बी दिया गया है, ठीक। ये प्लस में होगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया गया है। अब उसी प्रकार देखिए, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न आपका थोड़ा सा टफ दिया गया है। इसमें देखिएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगाया गया है, और नीचे दिया गया है 1 अंक के बाद दशमलव लगाया गया है। अगर हम इसमें भी 10 निकाल दीजिए, इसमें भी 10 निकाल दीजिए, और इधर भी 10 10 निकाल दीजिए, इधर भी 10 10 निकाल लीजिए। अगर हम 10 को कॉमन लेते हैं तो हमारा जो बचेगा, 10 स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस आपका बचा रहा है ए बी, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी बच रहा है। तो अब ऊपर जो दिया गया है सेम नीचे दिया गया है, ए बी को छोड़कर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए बी से ए बी हमारा कट जाएगा इससे। तो अब हमारा बचा है ए स्क्वायर, एक मिनट हम पेज दूसरा ले रहे हैं दोस्तों। अब हमारा ए बी स्क्वायर इधर से पूरा कट गया है, तो बच्चा हमारा है ए प्लस बी बटे में 10 का स्क्वायर बचा है। तो ए बी की संख्या जो हमने माने थे, ए हमने माना था, इसको किसको माना गया था, ए माना गया था 6.35 को, और बी माना गया आपका 3.65 को। अब इसको प्लस में कर दीजिए, प्लस 3.65 आपका 3.65 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, और भागे जो है नीचे आपका 10 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं हम, तो इसमें जोड़िएगा तो बटे आपका दिया गया है 10 स्क्वायर। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं इधर, ठीक है, इसको अगर हम जोड़ ले रहे हैं 6 5 10 5 5 10 और 6 3 9 एक 10 के 0 हासिल का 1 और 3 6 9 एक हासिल का 10। अब 2 अंक बाद आपका दशमलव लगा है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, फिर नीचे आपका 10 का स्क्वायर दिया गया अर्थात 100 लिखेंगे हम। तो अगर हम 100 से काटेंगे दशमलव के बाद यह 0 हमारा हट जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमारा ऊपर बचा है 10, नीचे बचा है 100, तो एक 0 से एक 0 काटेंगे तो 1 अंक बाद जो हम दशमलव लगा देंगे। तो हमारा जो उत्तर होगा, इसमें हमारा जो आंसर होगा दोस्तों 0.1 होगा, ठीक है, 0.1। अब 0.1 किस ऑप्शन में दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। तो 0.1 को अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन जो दिया गया, ऑप्शन ए में हमारा दिख रहा है 0.1, तो ए वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें 53 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि 1/6 मिलकर जो है 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। किसके बराबर हैं दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों तो 1/6 जो है 1/6 मान लीजिए x के बराबर है, और उसके बराबर दिया गया है आपका 41 सही 2/3। 41 सही आपका 2/3 दिया गया है। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर यह इसको हम गुणा कर लेते हैं, इधर का जो दिया गया है अगर इसको हम गुणा कर लेते हैं, 41 तियाँ कितना होता है आपका 41 तियाँ 123, 2 जोड़ देंगे तो 125। अब इधर का हम एक साइड कर दे रहे हैं 125/3, ठीक। अब इसका हमारा कोई काम नहीं है, 125/3 हो गया, और इधर हमारा दिया गया है 1/6 गुणे के
3 दिया गया है। इसके बराबर जो है आपका 100 इधर हम लिख दे रहे हैं इसको भी, 1 मिनट। अब यह हमारा दिया गया है कि 1/6 गुणे के यक्स बराबर 23। अब यह जो है हमारा इसके बराबर हो गया है। तो जो बराबर का सिंबल दिया गया है दोस्तों, अब इसके बराबर दिया गया 125/3, तो नीचे से हम नीचे को काट सकते हैं। तो 3 से काटेंगे तो हमारा यहाँ कटेगा 2, और 2 से ऊपर वाले में हम गुणा करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 250। ठीक, 250 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन जो होगा सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा 54 नंबर का प्रश्न है कि यक्स और वाई का औसत जो दिया गया है 10 यक्स दिया गया है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। वाई का मान हम ज्ञात करते हैं। चलिए, यक्स प्लस वाई औसत बराबर होता है यक्स प्लस वाई बटा के 2 कर देते हैं, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्याओं की संख्या। ठीक, अब इसके बराबर हमारा दिया गया है 10 यक्स। ठीक, 10 यक्स दिया गया है, वाई का मान हमसे पूछा गया है। अगर हम इसको इधर से गुणा कर देंगे तो आपका बचेगा कि नीचे करते हैं, इधर हमारा बचा है यक्स प्लस के वाई बराबर के, इधर हम कर देंगे तो 10 गुणे 10 यक्स, इधर लेंगे इसके बचा है 10 यक्स गुणे के 2 कर देते हैं। अब इसको हम करेंगे तो सॉल्व कर दीजिए। यक्स प्लस के वाई बराबर दिया गया है 10 दूना के 20 यक्स। अगर हम यक्स को कॉमन लेते हैं तो यक्स बराबर जो होता है हमारा, इधर प्लस में है वाई पूछा है ना दोस्तों, किस पूछा गया है, इसमें वाई का पूछा गया है। तो ठीक है, यक्स को हम कॉमन लेते, वाई को कॉमन लेते हैं, तो वाई बराबर हमारा होगा 20 यक्स, और माइनस के या प्लस के यक्स है तो इधर आएगा माइनस के यक्स होगा। तो इधर अगर हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वाई बराबर हमारा हो जाएगा, तो वाई बराबर जो होगा हमारा, वाई से अगर हम 20 यक्स से 1 यक्स घटा देते हैं तो हमारा जो बचेगा 19 यक्स बचेगा। तो वाई बराबर कितना हमारा बचा, 19 यक्स। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 19 यक्स ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमारा 55 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता जीए और गणितीय अभिक्षमता जो है क्यूटी की परीक्षा हुई। जीए और क्यूटी में क्रमशः जो है 54% और 45% अभ्यर्थी जो हैं असफल रहे हैं, जबकि 16% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों में सफल होने वाले छात्र अभ्यर्थियों की जो संख्या है 136 दी गई है, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों ग्राफ पे सॉल्व किया जा रहा है कि चलिए इसमें बताया गया है कि 2 छात्र हैं, एक जो है जीए के छात्र हैं तो इसको हम लिखेंगे, और 2 छात्र हैं। चलिए इसमें जीए का मान लीजिए यह जीए का है और यह क्यूटी का है। ठीक, क्यूटी का है। अब इसमें बताया गया है कि 54% जो छात्र हैं, 54% आपके जीए के छात्र हैं, यह 54% बताया गया है, और आपका 45% क्यूटी के असफल होते हैं। बाकी दोनों जो हैं 16% हैं, बीच वाला जो भाग है 16% है। दोनों जो 16% यह पास हुए हैं, लेकिन 54% और 45% आपके फेल हुए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बता रहा है, देखिए इसमें 54% आपके फेल हुए हैं और 16% पास हुए हैं, तो इसी का जो है 16% पास हुएंगे ना, तो 54% का अगर हम 16% निकाल देते हैं तो बचेगा हमारा कितना, 54 से अगर 16 हम घटाएंगे तो जीटी में जो है, जीए में यह हमारे बचते हैं 38% छात्र। और उसी प्रकार जो है असफल छात्रों में से 16% हम इसको निकाल देते हैं, 45 में से 16 निकाल देंगे तो यह हमारा बचेगा 29% छात्र जो हैं सफल हुए हैं। ठीक है, अब बीच में हमारा दोनों प्रतिशत छात्र हैं, दोनों जो हैं दोनों विषयों में 16% छात्र हैं, तो टोटल हमारे कितने प्रतिशत छात्र हो गए, 29% यहाँ पास हुए हैं और 16% यहाँ, 38% यहाँ। तो टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 9 6 15, 15 8 के 23, 23 के 3 हासिल का आपका बचेगा 2 2 4 1 5 3 8, आपका 83% हो गया।
ठीक दोस्तों, 83% हो गया। अब बचा हमारा 100% से कितना बचा है, 83 अगर निकाल देंगे 100% तो हमारा बचेगा 17। अब 17 बराबर हमारा दिया गया था, 17 बराबर कितना प्रश्न में दिया गया है, ये रहा 17% बराबर हमारा दिया गया है 136। तो 17% बराबर हमारा दिया गया है 136, तो 136 है, ठीक है 136। अब 17 को हम भाग देंगे 136 से तो कितनी बार कटेगा, 17 अट्ठे 136 होता है दोस्तों, 17 अट्ठे 136। तो 100% छात्रों का हमसे पूछा गया तो 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो ऑप्शन है होगा 800 छात्र जो हैं टोटल छात्र हैं उस कॉलेज या स्कूल में। ठीक है, 800 छात्र किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन देखते हैं। तो 800 जो छात्र दिया गया है ऑप्शन सी में हमारा दिया, ऑप्शन क्या इसमें दिया गया है, डी में दिया गया है। तो 800 छात्र हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से हमारे रीजनिंग के प्रश्न होते हैं शुरू। इसमें पूछा जा रहा है कि एक तस्वीर की ओर एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है, वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है। अगर इस जो पूरा सेंटेंस दिया गया इसको अगर आप अपने ऊपर करेंगे तो बिल्कुल ऑप्शन आपके बिल्कुल आसान से प्रश्न सही हो जाएगा। आप अपने ऊपर फील कीजिए कि हम कह रहे हैं कि उस महिला को उसके सह संबंध है, तो आपने ऊपर समझ, चलिए हम बता दे रहे हैं इसको कैसा होता है। कि बताया गया है कि प्रश्न में है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, मान लीजिए यह तस्वीर है, विजय कह रहा है, विजय कह रहा है आपका, विजय मान लीजिए विजय यहाँ है, ठीक है, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा मोटा करते हैं। चलिए ये रहा विजय, विजय कह रहा है इस महिला को, कह रहा कि महिला की ओर इशारा हुए करते हुए कहा विजय ने कि कहा इसकी उसकी बहन मेरे पिता की, इस महिला की जो बहन है, मान लीजिए ये बहन है, और इसकी बहन की माता, माता तो यहाँ होगी, माता है तो माइनस का सिंबल आएगा, माता मेरे पिता, इसके पिता जो होंगे यह होंगे इसके पिता, पिता के लिए प्लस का सिंबल है, पिता की बहन है, यह जो है इसकी बहन है, यह दोनों भाई बहन है। तो अब पूछा है विजय का जो है इस जो चित्र वाली महिला है इससे क्या संबंध है, जो यह बीच वाली महिला है जिसकी तस्वीर को ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा था। अब पूछा है कि विजय का इस महिला से क्या संबंध है। पहली बात देखिए ग्राफ में दोनों साथ में आ रहे हैं तो भाई बहन का सिंबल हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कीजिए जैसे यह इसकी बहन थी, इसकी बहन और इसकी माँ जो है यह थी, ये दोनों तो बहन बहन हो गई। अब इसकी माँ यह है, इसके जो भाई हैं विजय के पिता हैं, तो पूछा गया है इसका जो है इससे क्या संबंध है। तो मम्मी के भाई, मम्मी के भाई का लड़का क्या लगता है, मम्मी के भाई का लड़का क्या लगता है, या बुआ की लड़की क्या लगती है, तो बहन का संबंध इसमें बनेगा। किस संबंध बनेगा, बहन का संबंध। ऑप्शन आपके डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। इसमें 58 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि असंगत का चयन करना है। असंगत गलत शब्द कौन दिए गए हैं, 46 का 93 हुआ है, लगभग दुगना के बराबर है, तो दुगना करके हम देख लेते हैं। 46 का दुगना हम करेंगे तो 92 होता है, 92 में अगर हम एक प्लस कर देते हैं तो 93 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम 93 का दुगना करते हैं, 93 का दुगना करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 196 आता है, 186 आता है। 186 में अगर हम +2 कर रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है 188। ध्यान दीजिएगा इसमें जो है प्लस किया गया है आपका 1 और इसमें प्लस किया गया है 2, तो ठीक आगे जो प्लस किया जाएगा वह किया जाएगा 3 का प्लस। तो 188 दुगना होता है आपका कितना हो जाए, 8 दूना के 16, इकाई अंक से मान लीजिए 8 दूना के 16 होता तो लगभग जो है आपका 336 के आसपास में आएगा। 336 के आसपास में, अगर इसमें पहले में 1 जोड़ा गया, दूसरे में 2 जोड़ा गया, तीसरे में हम 3 जोड़ते हैं, तो इकाई अंक 6 दिया गया है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 9 दिया गया, ठीक हमारा। तो यह अंक संख्या जो हमारी बिल्कुल सही है। अब उसी प्रकार आगे देखिए, अब इसका दुगुना करेंगे हम, तो इसका अगर 9 का हम दुगुना करते हैं, 9 दूना के 18 लगभग मान लीजिए, तो 9 दूना के 18, तो इकाई अंक 8 आएगा। 8 में हम इसमें 1 जोड़े थे
और इसमें 2 जोड़े हैं, इसमें 3 जोड़े हैं, इसमें 4 जोड़ेंगे। अब 8 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा इकाई अंक जो है 2 होना चाहिए था। क्या 2 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 4 दिया गया है। तो चलिए एक टाइम के लिए इसको रोकते हैं, यह 4 दिया गया है। अब यहाँ हम मान लीजिए 764 दिया गया, इसको हम मानते हैं 762 आना चाहिए था। ठीक, 762 आना चाहिए था। इसका हम 2 गुना करके 4 इसमें जोड़ा गया था तो इसमें 5 जोड़ देते हैं। तो हमारा जो अगर सही यह संख्या आ जाती है तो हमारा ऑप्शन जो है 764 गलत दिया गया। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। इसको अगर हम दुगना करेंगे, 762 का दुगना आपका होता है 1524 होता है। 762 का दुगना करेंगे तो 1524 होता है। उसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 1529। तो हमारा जो दिया गया लास्ट वाली संख्या डी जो वाली जो है 1529, यह सही है। तो हमारा जो बीच वाली संख्या दिया गया है यह 764 की जगह 762 होना चाहिए था, तब हमारा जो है यह श्रृंखला सही होती। तो हमारा कौन सा गलत दिया गया है, 762 वाला, जो 764 गलत दिया गया है। 764 के स्थान पर 762 होना चाहिए था। तो किस ऑप्शन में दिया गया है 764? 764 आपका दिया गया है ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा कि 764 की जगह पर 762 होता तो यह हमारी श्रृंखला गलत नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। 59 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है कि थोड़ा छोटा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कथन दिए गए हैं और कह रहा है कि 1 मिनट, ठीक है, कह रहा है कि कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं, निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञान तथ्यों की परवाह किए बिना कथनों पर तार्किक रूप से अनुसरण करता है। जो है कौन सा कथन अनुसरण करता है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि सभी कार जो हैं ट्रक हैं। सभी कार को मान लीजिए ये कार हैं, जितने कार हैं और सब ट्रक के अंदर आती हैं। जितनी कार हैं सब ट्रक के अंदर आ गई हैं। टी मान लीजिए इसको ट्रक है, ट्रक के अंदर आ गई। फिर कह रहा है दूसरा कथन कह रहा है कुछ बाइक जो है कार हैं। अब बाइक मिलाया है कार से, कुछ भाग जो है कार हैं, बाइक को कार से निकालिए। अब कुछ भाग जो हमारा कार के अंदर भी चला गया, यह क्या है, बाइक है। अब निष्कर्ष में हमसे कह रहा है कि कुछ बाइक ट्रक हैं। क्या कुछ बाइक का हिस्सा जो है यह बाइक है, इसका हिस्सा क्या ट्रक में है? कुछ जो है इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी बाइक ट्रक हैं। क्या सभी बाइक ट्रक हैं? नहीं, सभी की बात नहीं किया गया। तो पहला जो हमारा ऑप्शन होगा यह तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि कुछ ट्रक जो हैं बाइक हैं। बाइक का दिया गया है, बाइक तो ए रही आपकी, इसका कुछ हिस्सा जो है ट्रक में है, कार में जा रहा है, कुछ हिस्सा इतना कार में है। तो यह बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला तो ट्रक ही है ना, बीच वाला यह जो बचा यह तो ट्रक का ही हिस्सा है। तो कुछ ट्रक हमारी हैं, कुछ ट्रक जो हैं बाइक हैं। तो हमारा केवल ऑप्शन निष्कर्ष जो निकलता है 2 वाला सही होता है। किस ऑप्शन में दिया गया, तो केवल ऑप्शन डी में दिए गए हैं। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, हमारा डी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, इसमें दिया गया है कि एक कूट भाषा दिया गया, थ्योरी का लिखा जाता है YROETH में लिखा जाता है, ऑप्शन का लिखा जाता है इसमें, और लिखा जाता है एक्सपर्ट का पूछा गया हमसे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थ्योरी में जो है वाई दिया गया है, वाई को पहले लिख दिया। अब आर को पीछे से लिख रहा, आर को जो है दूसरे नंबर पर लिखा, फिर ओ को तीसरे नंबर पर लिखा, ई को चौथे नंबर पे, ठीक उसी प्रकार लिखा जा रहा है। एच को लास्ट में, टी को लिखा, मतलब पहला वर्ड है उसको लास्ट में लिख रहा है। चलिए दूसरे वाले चेक कर लेते हैं। इसमें दिया गया था, ऑप्शन वाला चेक कर लेते हैं। इसमें भी वही लग रहा है क्या? इसमें देखिए कि एन को पहले लिखा, बिल्कुल सही लिखा। ओ को दूसरे स्थान पे लिखा, यह भी सही लिखा। आई को तीसरे पे लिखा, ठीक है। टी को इसके बाद है, इसके बाद पी आता है, फिर लास्ट में जो है ओ आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हम लिखेंगे, उसी प्रकार हम लिख देते हैं। 1 मिनट, उसी प्रकार एक्सपर्ट को हम लिख दे रहे हैं। चलिए एक्सपर्ट को टी को हम पहले लिखेंगे। तो टी से कितने ऑप्शन शुरू होते हैं पहले ये देख लीजिए। टी से तो हमारा 3 ऑप्शन शुरू होते हैं, तो यह हमारा गलत हो गया।
पहले स्थान पे हम टी लिखेंगे, फिर उसके बाद आर को लिख देंगे, फिर उसके बाद ई आएगा, ई आ रहा है, ई के बाद पी आ रहा है तो पी लिखेंगे, पी के बाद यक्स है, यक्स के बाद हमारा जो है ई है। अब किस ऑप्शन में यह श्रृंखला मिल रही है, चलिए मिलाते हैं ऑप्शन में। पहले आएगा टी, टी आर ई, टी आर ई, पी यक्स ई, पी यक्स ई, लास्ट में ई आएगा तो इसमें भी नहीं ई है, और इसमें ई है, इसमें भी ई है। पहले मिलाते हैं टी आर ई, फिर उसके बाद पी दिया है तो इसमें आर दिया गया, गलत है। तो ऑप्शन क्या हमारा बचेगा, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। कौन सा, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें 61 नंबर का प्रश्न पूछा गया दोस्तों। अब रीजनिंग के प्रश्न समाप्त होते हुए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। पहली सोलर सिटी कौन है, इंदौर है, सांची है, पुणे है, गुरुग्राम है। तो इसका सही आंसर जो होगा पहली सोलर सिटी जो है सांची है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 62 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। इसमें दिया गया है दोस्तों कि सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान के सेवा प्रदान द्वारा लॉन्च किया गया है। जो यूपीआई और एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपका दोस्तों 23 अगस्त को। ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए उसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। तो सीईओ के पदभार ग्रहण कौन किए हैं दोस्तों, यह करने वाले हैं आपके जया वर्मा सिन्हा हैं। कौन है, जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में 65वां जो है रेमन मैग्सेंस अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया गया है। अन्य 3 व्यक्तियों के साथ किसे प्रदान किया गया है, तो यह किया गया है डॉक्टर रवि खन्ना को किया गया है। किसको, डॉक्टर रवि खन्ना को। ऑप्शन सी वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। डूरंड कप 2023 का खिताब जीतने वाला जो है दोस्तों, यह आपके कौन है, मोहन बांग्ला एसजी हैं। कौन है, मोहन बांग्ला एसजी। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं 67 नंबर का। टाइम ज़्यादा हो रहा दोस्तों, ठीक है। चलिए कह रहा है कि भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया था। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया, पुणे, बेंगलुरु, पणजी, जयपुर में। तो यह किया गया आपके बेंगलुरु में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। इसमें 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस पूछा गया था, तो इसमें 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, कर्नाटक में, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। तो यह बनाया जा रहा है आपके तेलंगाना राज्य में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं 69 नंबर का कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। प्रथम चरण में कितने को शामिल किया गया, तो यह 18 के शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं 70 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। जो हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है, तो यह आजमगढ़ जिले में बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है आज का यहीं समाप्त करते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और बचा दोस्तों हमारा गद्यांश का जो प्रश्न है, इसको गद्यांश के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें एक वीडियो में हम 4 गद्यांश कम से कम कवर करेंगे, जिसको 2-3 दिन में हम समाप्त कर देंगे। ठीक दोस्तों,